एवरीवन, दिस इज वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम फोकस करते हैं इन चीज़ों पर कि हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर किस लेवल पर है, कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न है, कौन कौन से टाइप की क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं, कौन कौन से सीजन में करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की इकोनॉमी में, हमारे इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डीप में पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से फोकस किस चीज़ पर करेंगे, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में और टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे हम बेसिक सा, एग्रीकल्चर इंडिया में किस लेवल पर है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग इंडिया के अंदर की जाती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे लेवल पर है। ठीक है, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप रूरल इंडिया में देखोगे तो रूरल इंडिया जो है ना, हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, जो गाँव का इलाका है पूरे इंडिया का, वो तो एक तरह से एग्रीकल्चर तो उसकी बैकबोन है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं और अपनी लाइफ को सस्टेन एग्रीकल्चर से ही करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जो हमारे इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन है, यानी कि हर 3 में से अगर आप बोलो तो 2 इंसान जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, खेती में एंगेज हैं। कहीं ना कहीं वो पार्ट है किसका, कृषि का, खेती का या फिर एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस रखता है एग्रीकल्चर हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, अगर मैं बेसिक सा बताऊं याद दिलाने के लिए, तो प्राइमरी सेक्टर फोकस करता है चीज़ों को एकदम बेसिक से बनाने में, एकदम शुरुआत से बनाने में। जैसे खेती, बिल्कुल शुरुआत से हम कोई चीज़ बनाते हैं, पहले से हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होता ना उसके लिए। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसी चीज़ को फैब्रिकेट किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि उसकी, हम बोल सकते हैं, उसे अच्छे से मेंटेन किया जा सके या फिर उसकी कॉस्ट को बढ़ाया जा सके, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, और टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम एक तरह से बोले तो टर्शियरी सेक्टर बैकबोन भी है प्राइमरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। हमने प्राइमरी में, इंडस्ट्रियल में कोई भी प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को लोगों के पास तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, जो हमें टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो टर्शियरी सेक्टर एक तरह से इन दोनों को, प्राइमरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिक सा क्या है, मैंने आपको सेक्टर्स के बारे में बता दिया। तो इन्होंने बताया है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, जहाँ पर शुरुआत से चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, बनाता है मोस्ट ऑफ द फूड। जो भी हम खाना खाते हैं ना अधिकतर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। अधिकतर हम क्या खाते हैं इंडिया के अंदर, प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं, जो हमें खेती से या फिर क्रॉप से मिलती है। ठीक है, बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटीरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। और अगर हम बताएं, फूड ग्रेन से अलावा, खाने के अलावा ही बहुत सारे रॉ मटेरियल को भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, अब सारी चीज़ें खेती में यही छोड़ना होंगी जो हम खाएंगे। ठीक है, अलग चीज़ें जैसे रॉ मटेरियल्स, जैसे कि कॉटन, ज्यूट, जैसे कि शुगर केन। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें कोई शर्ट बनानी है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए हमें कॉटन लानी पड़ेगी। तो इंडस्ट्री वालों को, फैक्ट्री वालों को कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉटन की शर्ट के लिए कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल है, और कॉटन कहाँ से आ रहा है, खेती से आ रहा है। वैसे ही जूट भी। ठीक है, शुगर केन की आपने देखा होगा, मिल्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर चीनी बनती है, और चीनी के लिए वहाँ पर रॉ मटेरियल क्या होता है, गन्ना, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, खेती में से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन भी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स के अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो रॉ मटेरियल्स भी हमें बनाता है, देता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉटन, ज्यूट, शुगर केन एटसेट्रा। Moreover, some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर खेती वाले प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंस मात्रा में बनाए जाते हैं, ह्यूज क्वांटिटीज़ में बनाए जाते हैं, कि हमें उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ जाता है बाहरी कंट्रीज़ को। ठीक है, एक्सपोर्ट करना यानी कि हम जब अपने देश में से कोई भी सामान बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करना, एक्सटर्नल बाहरी इलाके में उसको देना, और इम्पोर्ट करना अपने इंटरनल, अपनी जगह में, इनसाइड में, इंटरनल, इनसाइड, इम्पोर्ट, आई से बन रहे हैं ना सारे वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। इंपोर्ट करना जब हम बाहर के देशों से अपने देश के अंदर कोई चीज़ खरीदते हैं अपनी नीड के लिए, और एक्सपोर्ट जब हमारी चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास है, हम उसको बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी हैं, तो हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ जाती हैं। ठीक है,
Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. ठीक है, कुछ सालों में साल बे साल देखो बहुत सारी चीज़ें रिसेंट चेंजेस होते रहते हैं, तो पहले टाइम से ये जो एग्रीकल्चर है वो बदलता आया है. ठीक है, डिपेंडिंग हमारे पास सामान क्या है, ठीक है, सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकली हमारा एनवायरनमेंट कैसा है. पहले क्या था, लोग बारिश पर डिपेंड करते थे पूरी तरीके से खेती के लिए, लेकिन आज क्या है, ट्यूबवेल्स हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनसे हम क्या है पानी ले सकते हैं और बिना बारिश पर डिपेंड हुए अपना एग्रीकल्चर को सस्टेन कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें नो लॉन्गर रेन की ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, तो क्या हुआ, थोड़ा सालों में क्या हुआ, बदलाव हो गया, किस लिए, फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से. दूसरा हो सकता है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. टेक्नोलॉजी बदल जाए तो पहले खेती में और आज की खेती में अंतर तो आएगा ही. ठीक है, पहले क्या थे, लोग बहुत सारे प्रिमिटिव टूल्स, पुराने हथियारों टूल से चीज़ें जो है ना खेती क्या करते थे. लेकिन आज क्या टेक्नोलॉजी है तो बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और नई नई चीज़ों से उसे ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा रहा है. ठीक है, ज़्यादा आसान बनाया जा रहा है तो ताकि हर लोग कर पाए बिना ज़्यादा हार्ड वर्क के. ठीक है, फिर आता है सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस. कुछ ऐसी समाज में भी चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से क्या है, खेती थोड़ी बदल गई है. ठीक है, फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. अब जो फार्मिंग है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट पेज पर. ठीक है, जो इस चैप्टर का, इस वीडियो का मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर. तो फार्मिंग जो है वेराई करती है, डिफरेंट तरीकों से होती है फार्मिंग. जैसे कि कमर्शियल फार्मिंग होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, फिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है. अगर मैं बेसिक तरीके से बताऊं तो पहला है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव यानी पहले ज़माने में या फिर पहले टाइम में जो लोग गुजारे लायक सबसिस्टेंस के लिए, है ना, अपना गुजारा करने के लिए जो खेती किया करते थे, यानी खुद ही बस खेती करी और खुद ही अपनी फैमिली में उसको खा पका लिया और कुछ बचता नहीं था. ठीक है, दूसरा लेवल आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. वहाँ भी गुजारे के लिए बनाई जा रही है लेकिन ज़मीन कम है और उसी ज़मीन से ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो उसमें वो फर्टिलाइजर्स वगैरह भी ऐड करने लगते थे. और पहले क्या था, वो प्रिमिटिव टूल से, पिछली चीज़ों से बनाते थे और इंटेंसिव वाले में थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई. ठीक है, और थर्ड आता है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग बड़े लेवल पर होता है और वो मेन है, उसका जो मोटिव होता है वो होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट क्रिएट करना. ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, प्रॉफिट क्रिएट होता है. जबकि जो प्रिमिटिव और इंटेंसिव है उसमें क्या है, गुजारे लायक खेती की जा रही है. ठीक है, सो इस पेज पर हमने देख लिया एग्रीकल्चर जो हमारा टॉपिक है उसका बेसिक से इंट्रोडक्शन. इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 2/3 यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एंगेज्ड हैं. ठीक है, यहाँ पर जो रूरल इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर लोग खेती करते हैं और अपना गुजारा करते हैं खेती से. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है. अधिकतर जो हमारा फूड है वो एग्रीकल्चर से आता है. फूड ग्रेन्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स भी हम बनाते हैं एग्रीकल्चर से, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बैकबोन है. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इतनी अबंडेंस में बनते हैं इंडिया के अंदर कि हम उन्हें एक्सपोर्ट करने पड़ जाते हैं. ठीक है, और कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आए हैं, मेनली ड्यू टू फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, सोशो कल्चर प्रैक्टिसेस. और जो फार्मिंग होती है उसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया. पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और फिर है कमर्शियल फार्मिंग. अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर. अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे तीनों टाइप्स फार्मिंग के, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है, पहले इनके नाम से समझते हैं. पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले, प्रिमिटिव पहले ज़माने में, या फिर ऐसे करके बोल सकते हो जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों के पास, तो उस टाइम में सबसिस्टेंस, गुजारे लायक, गुजारे के लिए, उसी टाइम जो चीज़ ख़त्म हो जाए सिर्फ घर के गुजारे के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं, वैसे टाइप की जो खेती की जाती थी उसको बोलते थे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव यानी पुराने टाइम में जब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, जितना भी उनके पास सामान हुआ करता था उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर गुजारे लायक खेती की जाती थी, उसको बोलते थे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इसका बेसिक मतलब पता चल गया, डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसमें, काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है. लेकिन ये किस लिए की जाती है, ये भी गुजारे के लिए की जाती है. टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें ज़रूर होता है लेकिन गुजारे लायक चीज़ों के लिए होता है, सिर्फ गुजारे के लिए, फैमिली में वो खेती काम आ जाए, सिर्फ इसलिए ये खेती की जाती है. थर्ड हमारी खेती आती है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल पर्पसेस के लिए की जाती है, यानी प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पर मेन मोटो होता है, मेन मोटिव होता है. अब प्रॉफिट मेकिंग है तो उन्हें ये नहीं देखना होता कि भाई हम कितना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कितना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो खूब भर भर के डाल रहे हैं. ठीक है,
लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा जो है हमें हार्मफुल इफेक्ट्स भी पता चलते हैं फिर कि सब्जियों में ज़्यादा केमिकल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा सेफ नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। कहने को तो ये प्रिमिटिव है, पहले ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है। अब आप बताओ क्यों किया जाता होगा? जिन लोगों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है और वो सिर्फ गुजारे लायक खेती करना चाहते हैं, वो ये चीज़ प्रैक्टिस करते होंगे। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks with family and community labor। ठीक है, प्रिमिटिव है, पुराने जमाने का है, तो इसमें क्या है, जमीन ज्यादा लोगों के पास होती नहीं थी, तो वो स्मॉल पैचेस, छोटी छोटी जमीनों पर ही अपनी खेती किया करते थे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, पुराने औजारों से, ठीक है, जैसे कि हो, दाओ, डिगिंग स्टिक्स होती हैं, और फैमिली कम्युनिटी लेबर। वहाँ पर कोई बाहर से नहीं आएगा उनके लिए लेबर काम करने, उनके पास पैसा ही नहीं होता था इतना, मैंने बताया ना, प्रिमिटिव, ठीक है। अगर उनके पास ना पैसा होता तो वो कमर्शियल फार्मिंग भी कर सकते थे ना, ठीक है। वो गुजारे लायक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा उनके पास होल्डिंग्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो क्या करते हैं, फैमिली या फिर पूरी फैमिली लग जाती है और कम्युनिटी लग जाती है लेबर में, काम करना, जो भी खेती वगैरह का काम होगा, सारा प्रोसेस होता है उसमें वो लग जाते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। ठीक है, ये जो खेती है ये पूरी तरह से नेचुरल है और नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करने वाले, मैन्योर का यूज करेंगे, मॉनसून पर मतलब निर्भर होती है ये कि बारिश कब आएगी, उसी मौसम में हम खेती करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बारिश नहीं आई तो इन पर काफी ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स पड़ेंगे, ठीक है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जमीन की नेचुरल फर्टिलिटी, उसके अंदर कितनी उपजाऊता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो क्या फसल भी अच्छी नहीं होगी, और उनके पास ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह उस ज़माने में थे नहीं, ठीक है, तो काफ़ी फर्टिलिटी वो बढ़ा अपने पास से नहीं सकते थे, ठीक है। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन, ठीक है, और अदर वो एनवायरमेंटल चीज़ें देखकर चलते थे कि भाई मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा रहेगा, कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मौसम में कितनी ज़्यादा नमी है, वो सारी चीज़ें देखकर कैलकुलेशन कर कर इनको खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हुआ करते थे, अगर बारिश आ गई तो उनकी सारी क्रॉप्स फेल हो जाएंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखकर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी, ठीक है। ये सारा जो है ना बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती, तो इसलिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या है, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर है। फार्मर्स जो है अपने पैच को क्लियर करते हैं, उस पर क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, और जब वो जो मिट्टी की उपजाऊता है, फर्टिलिटी है, वो खत्म हो जाती है, वो दूसरे जमीन पर मूव ऑन कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कौन करेगा, ट्राइब्स लोग करेंगे, क्योंकि इन्हें मूव ऑन करने का काम होता है, ठीक है। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear fresh patch of land for cultivation। जब जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो फार्मर्स दूसरी जगह जाते हैं, उसे क्लियर करते हैं और दोबारा वहाँ पर खेती करना शुरू करते हैं। ये जो शिफ्टिंग है, इससे क्या होता है, नेचर को भी टाइम मिल जाता है दोबारा अपनी फर्टिलिटी को ग्रो करने का, ठीक है। जो जमीन है उसको टाइम मिला है, उस जमीन को अबेंडन कर छोड़कर, ठीक है, वो दूसरी जमीन पर शिफ्ट हो गए हैं, तो उस जमीन को थोड़ा ब्रेक मिल गया, टाइम मिल गया है, और उससे उसकी बाद सालों में जो है फर्टिलिटी दोबारा बन जाएगी, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है। Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs। इसमें क्या है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, उपजाऊता है, फर्टिलिटी है, जो उसकी एक्टिवनेस है ना जमीन की, वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, क्योंकि फार्मर इसमें कोई भी बाहर का फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। कोई भी मॉडर्न इनपुट्स जो हैं, जो उपजाऊता मतलब वो होता है ना, टूल्स वगैरह होते हैं, वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये ऐसी खेती है जो अलग अलग देश के पार्ट में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पर इसके बहुत सारे नाम्स हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में जाओगे अलग है, नॉर्थ इंडिया में जाओगे अलग है, वेस्टर्न इंडिया में जाओगे तो अलग है, ठीक है। बहुत सारे नाम है इनके, आपको रटने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए, MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो उसको झुमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पामलाऊ बोलते हैं मणिपुर में, दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ के बसपर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी इसको दीपा बोलते हैं, ठीक है। मिल्पा मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, और कोनुकू वेनेजुएला में, ब्राज़ील में रोका है ना, सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे। इनके आप कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, उस कंट्री का नाम, ठीक है, और वहाँ पे जो जिस नाम से बोली जाती है उसमें कुछ आप कनेक्शन ढूंढो और आपको मतलब थोड़ा याद हो जाएगा। इंडिया में इसको बेवार धैया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, कमारी वेस्टर्न घाट्स में, वालरे और वालत्रे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में, कुरुवा झारखंड में, और झुमिंग मैंने जैसे आपको बताया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डिटेल में किसके बारे में,
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट फार्मिंग का टाइप है हमारे पास इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये जो टाइप की खेती है की जाती है जहाँ पर छोटी सी जमीन है लेकिन पॉपुलेशन बहुत है उस फैमिली के अंदर, बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उस छोटी सी जमीन पर छोटी सी जो लैंड एरिया उस पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर आ जाता है कि उसे इतने ज्यादा लोगों को खिलाना है प्रोड्यूस कर तो उसलिए क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि छोटी सी जमीन में से ज्यादा आउटपुट निकल सके, ज्यादा कल्टीवेट हो सके एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हाई डोज यूज की जाती है बायोकेमिकल इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इरिगेशन जो है आर्टिफिशियल आती है, यहाँ पर सिर्फ बारिश पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि भाई इतनी ज्यादा फैमिली को आपको खिलाना है, ठीक है, सब्सिस्टेंस उनका गुजारा कराना है, सस्टेन कराना है, तो आप सिर्फ बारिश पर, नेचर पर डिपेंड तो नहीं रह सकते, ठीक है। और ये किस लिए होती है, हायर प्रोडक्शन के लिए, ताकि हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जा सके, ठीक है। Through the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood, ठीक है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस आप जानते हो, राइट ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होता है, कोई पेरेंट्स है, उनका समझ लो 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो लैंड समझ लो उनके पास 100 गज थी, गज जो एक टर्म है यूज की जाती है लैंड को नापने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास समझ लो 100 गज थी, पेरेंट्स के पास 3 उनके बच्चे थे, ठीक है, तो उन्हें उनमें बांटनी पड़ गई, तो लैंड का साइज और छोटा हो गया, फिर उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनमें लैंड जो है वो छोटी छोटी होगी, तो काफी ज्यादा राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी कि इनहेरिट करने का, प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का जो राइट है, इसकी वजह से लैंड होल्डिंग का साइज काफी ज्यादा घट गया है आते आते, ठीक है। अब घट तो गया है लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज तो होगी, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, तो उसी जमीन में से वो ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हैं, हाई जो डोसेस होती हैं फर्टिलाइजर्स की उनको यूज करते हैं, ठीक है, जो भी उनके पास चीज है उनको यूज कर यहाँ पर ज्यादा आउटपुट निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है, अनॉर्मस प्रेशर, काफी ज्यादा प्रेशर होता है उस जमीन के ऊपर काय चीज का, ज्यादा आउटपुट निकालने का, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया अच्छे से, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हमारा थर्ड और लास्ट टाइप है फार्मिंग का कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मेन इसका पर्पस होता है प्रॉफिट, पैसा कमाना, ठीक है। इसमें क्या है, हायर डोज यूज की जाती है मॉडर्न इनपुट्स की, हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसे बीजों का यूज किया जाता है जो हाई यील्ड देते हैं, ज्यादा उपजाऊ देते हैं, ज्यादा फसल बना कर देते हैं। HYV सीड्स जिनको कॉमन माना जाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं और ये ज्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को रोकेंगे, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को रोकेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है हायर प्रोडक्टिविटी जनरेशन के लिए, ताकि हायर ज्यादा हमें फसल मिल सके, ठीक है। यहाँ पर जो कमर्शलाइजेशन की डिग्री है ना एग्रीकल्चर के अंदर, वो एक रीजन से वराई करती है दूसरे रीजन में। जैसे कि हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हम उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ पर जो हमारी हम बोले अगर व्हीट, ये क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, और अगर हम थोड़ा सदर्न इंडिया में जाए तो वहाँ पर राइस कमर्शियल क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस जो है हरियाणा पंजाब में कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन ओडिशा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि चावल हरियाणा और पंजाब में लोग कमर्शियली उगाते हैं, ज़्यादा बेचने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, लेकिन ओडिशा में चावल को सब्सिस्टेंस गुजारे के लिए उगाया जाता है। डिफरेंस आ गया ना स्टेट्स के अंदर, वो डिपेंड करता है वहाँ के लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के ऊपर, ठीक है। नाउ प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के टाइप में आपको एग्जाम्पल मिलेगा प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, जब हम एक ही फसल को काफ़ी बड़ी ज़मीनों पर, काफ़ी बड़े बड़े मतलब खेतों में, काफ़ी ज़मीनों में उगा देते हैं एक ही उसको, सिंगल क्रॉप को। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। खूब बड़े लेवल पर, खूब बड़े एरिया में जो है एक ही सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। ये जो प्लांटेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्रीज में भी। काफ़ी बड़े बड़े लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को कवर किया जाता है, काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वही अगर हम देखें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। सारा जो प्रोड्यूस है ना यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल में यूज़ किया जाता है अधिकतर, ठीक है। इंडिया के अंदर चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबर और केले, ये जो है प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर उगाए जाते हैं सिंगल क्रॉप, ठीक है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटक आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि असम में अगर हम देखें तो चाय जो है वो प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ बंगाल की कॉफ़ी कर्नाटका में, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, लेकिन मार्केट में भी डिमांड ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transportation and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets play an important role in the development of plantations. अब plantations को अगर हम जारी रखना है, ठीक है, plantations अगर हमें
काफ़ी बड़े लेवल पर करने हैं या फिर ज़्यादा ग्रोथ करानी है प्लांटेशन से, तो अब है ना कम्युनिकेशन का, हमें ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी चाहिए, कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शियरी सेक्टर। तो मैंने बताया था जैसे आपको शुरुआत में भी, टर्शियरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है प्राइमरी सेक्टर को ग्रो होने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया डिटेल में तीनों जो हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है उनके बारे में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब इनको थोड़ा बेसिक सा देख लो, अगर याद रखना है उसके बेसिस पे। डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड प्रिमिटिव टूल्स, नेचर पर प्रिमिटिव टूल्स पर डिपेंड करता है, इसको स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है? हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है और काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से प्रॉपर्टी का साइज कम होता जाता है, प्रॉपर्टी उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन्हें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ होगा, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, थोड़ा मिट गया ये। इनका मेन जो प्रॉफिट मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। इसका एग्जांपल है बेस्ट सूटेड प्लांटेशन, काफ़ी बड़े लेवल पर एक ही सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका वहीं पर आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।